तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सॉलिड 1 एंड सॉलिड 2 दो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सॉलिड के बारे में बेसिकली जो बातें होती हैं उनको डिस्कस कर लिया अपन लोगों ने, है ना। अब हम लोग को क्या करना है, पिछले टर्न पे हम लोगों ने क्लासेस को यहीं पे खत्म किया था और हम लोग पढ़ क्या रहे थे, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में। तो हम लोगों ने पढ़ा कि भैया एससीसी होता है सिंपल सेंटर्ड सेल, बीसीसी होता है बॉडी सेंटर्ड सेल, एफसीसी होता है फेस सेंटर्ड सेल। एससीसी में एटम सिर्फ कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। बीसीसी में कहाँ होते हैं, कॉर्नर के साथ साथ, तो कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पे भी प्रेजेंट है। और एफसीसी में क्या था, कॉर्नर के साथ साथ हर एक फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट है। हम लोगों ने ये सब टर्म के बारे में बात किया, बॉडी सेंटर क्या है, फेस सेंटर क्या है, एजेस क्या है, एज सेंटर क्या है, बॉडी डायगोनल क्या है, फेस डायगोनल क्या है, सब बातें हमने की। ठीक है, हम लोगों ने उस दिन इसमें लैटिस पॉइंट भी कैलकुलेट किए। अब यहाँ पे हमें जो बात करनी है, आपने देखा लिखा होगा 8 × 1/8 1। तो ये क्या है, कह रहा है एससीसी में टोटल एटम कितने होते हैं 1, बीसीसी में टोटल एटम कितने होते हैं 2, एफसीसी में टोटल एटम कितने होते हैं 4। अब सवाल ये है कि सर लिखा तो है 1 2 एंड 4, आया कहां से। तो आपको थोड़ी सी बात मेरी समझनी पड़ेगी, किसकी, कंट्रीब्यूशन की। भाई एटम तो है, भाई एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है, 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर हैं, हर कॉर्नर पे आपका एटम प्रेजेंट है। एटम कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ऑब्वियसली हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातें एटम के बारे में, हमने को आइडिया स्फेरिकल होता है। लेकिन अब आप देख के लग रहा होगा ना आपको, देखो एटम यहाँ पे कॉर्नर पे है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा देखो बाहर है ना, थोड़ा हिस्सा इसके अंदर है। आप ध्यान से नोटिस करो। तो मैं आपको थोड़ा कंट्रीब्यूशन समझाने वाला हूं, आप मेरी बातों को बहुत गौर से सुनिएगा, आप समझ जाएंगे, इसकी गारंटी, आप उसके लिए परेशान ना हो। चलिए ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखिए स्क्रीन पे नोट करिए। मैंने कहा यार मेरे पास, मैं क्यूब बना रहा हूं और मेरी बात बहुत ध्यान सुनेंगे। ये मैंने बनाया एक क्यूब और आपको कंट्रीब्यूशन मुझे समझाना है, इसलिए थोड़ा सा आपका समय लूंगा बेशकीमती, उसके बाद समझ जाओगे आप। ये देखो एक क्यूब मैंने बना दिया, ठीक है। और अब मेरी बात समझना ध्यान से आप। मान लो मैंने क्यूब में इस कॉर्नर पे एक एटम रखा, तो एटम तो यार स्फेरिकल है ना। तो आप नोटिस करो ये एटम क्या है, पूरा का पूरा इसी यूनिट सेल में नहीं है, उसका कितना पार्ट इस यूनिट सेल में है। तो उसके लिए आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। आप सोच के देखो, मान लो ये मैं आपको समझा रहा हूं, मान लो यहाँ पे मैंने एक एटम, ये मान लो एक सॉलिड आपके सामने 3 डायमेंशनल रखा हुआ है। अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं ना, 2 डायमेंशनल आपको दिख रहा है, मैं समझा रहा हूं, आप समझ जाओगे, मुझे पूरा विश्वास है। यार देखिए यहाँ पे मैंने एक एटम रख दिया। अब ये तो एक यूनिट सेल के बारे में मैं बात कर रहा हूं ना, इंटायर इस पूरे लैटिस में ऐसे यूनिट सेल इसके अगल बगल चारों तरफ होंगे। तो मान लो इसके बगल में यहाँ भी एक होगा ऐसे ही यूनिट सेल, मान लो इसके यहाँ भी एक यूनिट सेल ऐसे ही होगा, इसके यहाँ भी एक ऐसे ही होगा। ये तो लेंथ और विड्थ हुआ, हाइट मतलब जैसे ये नीचे 4 बना है, समझ लो इसके ऊपर भी ऐसे 4 बने होंगे। तो ये कॉर्नर का जो एटम है, सोच के देखो ये कितने ऐसे यूनिट सेल में कॉमन हो गया। तो आपने बोला सर ये आपने ऐसे बनाया, लेंथ और विड्थ के बेसिस पे साथ साथ दिख रहा है 1 2 3 4, लेकिन ये सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, 3 डायमेंशनल। इसका मतलब इसके ऊपर भी ऐसे ही 4 घर बने होंगे और 4 यूनिट सेल होंगे, और ये कॉर्नर का एटम उन चारों में भी कॉमन होगा। मतलब जो कॉर्नर वाले एटम है कितना होता है, एक यूनिट सेल में 8, और वो कितना जगह होता है, 8 जगह और यूनिट सेल में होता है। मतलब एक हिस्सा उसका कितना हुआ, एक यूनिट सेल में सिर्फ कितना हुआ, 1/8। भाई एक पूरा जो स्फेयर है वो 8 जगह है, 8 यूनिट सेल में है, तो एक यूनिट सेल में कितना मिला, वो 1/8 ही मिला। तो टोटल एटम थे 8 और उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। आपने सॉल्व किया, इसको कितना आया, 1। इसीलिए लिखा हुआ था कि एससीसी में जो टोटल एटम होते हैं वो कितना होता है, 1। भाई एक कॉर्नर पे 1/8 है, ऐसे 8 कॉर्नर है, 1/8 1/8 1/8, 8 टाइम जोड़ दीजिए, क्या आएगा, 1। तो एससीसी में टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने होते हैं, सिर्फ 1 होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आप एक बार सोच के देखिए, अब आप जिस भी घर में बैठे हो आप सोच के देखिए, उससे कॉर्नर में एक बड़ा सा स्फेयर रख दिया गया, उसके अगल बगल ठीक वैसे ही साइज के ऊपर नीचे घर बना दिए जाए, तो वो कॉर्नर वाला जो एटम है वो कितने घरों में कॉमन होगा, 8 घरों में कॉमन हो जाएगा। सब में 1/8 1/8 8 हिस्सा सब में होगा, ठीक है, 1/8 पार्ट सब में होगा। तो इसलिए मैंने बोला कि उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन वो निकल के वो कितना आया, 1। तो एससीसी में टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने होते हैं, 1। अच्छा अब आते हैं बीसीसी में। आपने बोला बीसीसी में सर एटम कहां कहां होते हैं, सर कॉर्नर होते हैं एज वेल एज बॉडी सेंटर, बॉडी के सेंटर में। तो इसमें टोटल एटम कितने हुए, तो सोच के देखो भाई, कॉर्नर वाले कितने थे, 8 थे, उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 प्लस बॉडी सेंटर पे एटम कितना है, 1। और बॉडी सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, हर एक यूनिट सेल के अगर बीच में कोई एटम रख दो तो वो कितनी जगह कॉमन होगा। तो आप बोलोगे अरे सर एक यूनिट सेल के बीच में तो वो उसी में रहेगा कॉमन, तो कि दूसरा यूनिट सेल का सेंटर दूसरा हो जाएगा,
उसमें दूसरा कोई एटम होगा। तो मतलब एक 1 है और उसका कंट्रीब्यूशन भी कितना है, 1/1, 1 ही है। तो आप टोटल मिला के देखो तो यहां से हो गया 1 और ये 1, 2, मतलब BCC में टोटल एटम कितने होंगे प्यारे बच्चों, 2 होगा, 2 होंगे। ठीक, क्लियर है। FCC में कितने होंगे, तो आपने बोला सर FCC में कितने होंगे, तो आपने बोला कॉर्नर पे होता है सर और हर एक फेस के सेंटर पे होता है ना। तो कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन तो कब से निकाली रहो, 8 जगह होगा और कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस फेस सेंटर होते कितने हैं, पिछले टर्म पे अपन लोगों ने पढ़ा, आप सबको याद होगा 6 फेस हैं सर, तो 6 फेस सेंटर होंगे 6, और फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा। तो एक बार सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुम्हारा दिमाग चलेगा कि अगर मान लो मैंने इस फेस पे एक एटम रखा स्फेरिकल, तो ये वाला एटम इसके ऊपर जो यूनिट सेल होगा उसमें भी ये कॉमन हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अब भाई कोई बगल में यूनिट सेल हो वहां पे बना हो तो वो ये वाला उसमें थोड़ा ना कॉमन हो जाएगा, उसके ऊपर वाला कॉमन तो दूसरा होगा। तो मतलब फेस सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना होता है, 1/2, है ना। फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2। दिमाग में थोड़ा डाउट आए तो सोचो फेस का कंट्रीब्यूशन कितना है। आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, आपकी जो छत है आपके लिए वो क्या है, फेस की तरह काम कर रही है, लेकिन उसके ऊपर जो घर बना होगा उसके लिए वो कैसा काम कर रही होगी, बेस की तरह। मतलब आपका फेस 2 ही जगह कॉमन हो सकता है, किसी एक के लिए वो छत होगा, रूफ होगा, और किसी दूसरे के लिए वो क्या होगा, बेस होगा। तो जो फेस के सेंटर में है उसका भी कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2। तो 6 × 1/2, यहां से कट के आया 3, यहां से कट के आया 1, तो टोटल एटम कितने हो गए FCC में, 4 हो गए प्यारे बच्चों। ध्यान से सुनो, SCC में टोटल एटम कितना था, 1, BCC में टोटल एटम कितना था, 2, FCC में टोटल एटम कितने हैं, 4। अभी समझ में आया। अभी जो आपको लग रहा था कि स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है सर अपने को समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या लिख दिया इन्होंने, अब वो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि उन्होंने क्या लिखा है और आपको क्या समझने की कोशिश करवा रहे हैं। तो हम लोग निकाल रहे थे SCC, BCC, FCC, इन सब में तो नंबर ऑफ एटम्स क्या है एक यूनिट सेल में, टोटल नंबर ऑफ एटम। तो अभी आप समझ गए हो कि SCC में 1 कैसे आया, BCC में 2 कैसे आया और FCC में 4 कैसे आया। ठीक है, आई होप आप ये बात अच्छे से समझ गए होगे कि इनमें ये आंसर जो लिखा हुआ है वो कैसे आए। ठीक है, अच्छा अब आगे बात करते हैं। सर आपने ECC भी बोला था, हमें उसके बारे में भी बात करनी है क्या। हमने बोला ये बच्चा आपको पढ़ना तो नहीं है, लेकिन आप थोड़ा समझदार हो, आप निकाल भी सकते हो। कैसे, सोच के देखो। ECC में एटम कहां कहां प्रेजेंट थे, तो आपने बोला सर कॉर्नर पे था, तो 8 × 1/8 है ना, फिर प्लस, और कहां था, कोई 2 ही अपोजिट फेस सेंटर पे था, मतलब एटम 2 जगह था बस, 2 अपोजिट फेस सेंटर पे, और फेस सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2। अभी आपने डोटोस किया तो चेक कर लो कितना आया, यहां से भी 1 आया, यहां से भी 1 आया। मतलब अगर आपको कोई बोले ECC में टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालो तो भी आप बता सकते हो कितना आएगा, 2, है ना। अब लग रहा होगा अरे हाँ सर अब तो एटम हम निकाल सकते हैं, कोई भी पूछ दे कहाँ है कैसे, तो हम नंबर ऑफ एटम तो बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अभी आपने कौन सी बात पढ़ी, नंबर ऑफ एटम्स निकालना सीखा आपने, कहां पे, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल में। किसमें किसमें, SCC में निकाला 1, BCC में निकाला 2, FCC में निकाला 4 और ECC में निकाला 2, है ना प्यारे बच्चों। आई होप आपको बात तुरंत क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूं। फिर हम लोग बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल का मतलब, जैसे मैं कहूं कि कोई भी सॉलिड आपके पास है तो आप बोलते हो ना उसमें एटम एकदम पास पास रखे होते हैं। एटम क्या रखे होते हैं, पास पास एक दूसरे के रखे होते हैं। तो हम लोग बात किस सेंस में कर रहे हैं कि आप उनको कैसे रख सकते हो। बड़ा सिंपल सा टर्म है, आपको बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूं, देखो आप मेरी बात तो फटाफट समझ जाओगे। अगर मैं पैकिंग एटम्स की करूं 1 डायमेंशनल में, एटम मतलब स्फेयर, स्फेयर मतलब 1 डायमेंशनल, मतलब देखो 1 डायमेंशनल मतलब ऐसे समझा करो, लेंथ हो गया 1 डायमेंशनल, विड्थ भी काउंट कर रहे हो तो 2 डायमेंशनल और हाइट भी काउंट कर रहे हो तो 3 डायमेंशनल। तो अगर मैं 1 डायमेंशनल में पैकिंग करूं तो मैं एटम को कैसे रख सकता हूं, बस ऐसे ही पड़ोस पड़ोस में, भाई ये 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, 6 रखा, ऐसे रखते चले गए। यही तो एक डायमेंशनल है। अगर आप इसको ऊपर रखोगे तब तो इसमें हाइट भी आ जाएगी, मतलब दूसरा एक्सिस भी आ जाएगा। अभी तो एक ही एक्सिस में चल रहा है। तो आप जब क्लोज पैकिंग करते हो एटम्स की 1 डायरेक्शन में, ध्यान सुनना, हम लोग पढ़ना है क्लोज पैकिंग, और हम लोग सीखेंगे 1 डायमेंशनल में क्या होता है, 2 डायरेक्शन में भी, मतलब 2 डायमेंशनल क्या होता है, 3 डायमेंशनल भी। ठीक है, क्लियर है। अब बस आप समझना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, आप मेरी बात तो बहुत आराम से समझ जाओगे। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। मैंने कहा अगर आप क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशनल करते हो तो आप इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। एटम को पास 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 ऐसे रख दोगे, और पास पास रख दोगे तो आप नोटिस करो हर एक एटम, किसी एक एटम को पकड़ लो, अगर मैं इसको पूरा समझूं तो किसी एक एटम के 2 पड़ोसी हैं। पड़ोसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर,
आपको लिखा होगा ना ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2। अब आपको लग रहा होगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बच्चा नंबर ऑफ नेबर्स जो मेरे साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है। अगर आप मुझे एक एटम मान लिए तो मेरे कॉन्टैक्ट में जो डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम होंगे कॉन्टैक्ट में, उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपने नोटिस किया कि अगर मैं क्लोज पैकिंग वन डायमेंशनल करूं, वन डायरेक्शन में करूं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ क्या हो सकता है, मैक्सिमम 2। ध्यान रखना, वन डायरेक्शन में अगर मैं क्लोज पैकिंग करने जाऊं तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2। बहुत सिंपल है, साफ साफ दिख रहा है। 2 डायमेंशनल में आए तो देखो, जैसे 1 डायमेंशनल तो हम चल ही रहे थे, 2 डायमेंशनल मतलब इसमें दूसरा एक्सिस भी ले आए। एक लेयर थी, इसी के ऊपर ऐसे ही सेम दूसरी लेयर रख दिया, ऐसे तीसरी लेयर रख दिया, ऐसे चौथी लेयर रख दिया, तो आपको ये मिल गया। क्या मिल गया, 2 डायमेंशनल, है ना। सब ध्यान समझना मेरी, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल में पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने नोटिस किया, हमने पास एक लेयर थी ए, हमने इसको नाम दिया लेयर ए। हमने क्या किया, इसके ऊपर सेम वैसे ही लेयर दूसरी, तीसरी, चौथी, अगर पांचवी ऐसे रखते चले जाएं तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और ध्यान से देखो ये स्ट्रक्चर कैसा है, तो आपको पता कैसे चलेगा। आप किसी एक को पकड़ो, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने जा रहे थे, किसी एक एटम को पकड़ लो, चलो जैसे मैंने इसको पकड़ लिया। अब इसके ऐसे पड़ोसी काउंट करो जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, चेक करो कौन कौन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है इसके। तो आप नोटिस करोगे ये सब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, ये। इनको आपस में मिला दो, जैसा कि बगल में मिलाया हुआ है, मैं आपको इसलिए बना के नया दिखा रहा था कि आप समझ जाओ। तो आप नोटिस करोगे स्ट्रक्चर कैसा बना, स्क्वायर। तो इसीलिए 2 डायमेंशनल में जो पहले टाइप की पैकिंग है, ये नंबर ए टाइप की जो पैकिंग है, कि हम एक के ऊपर एक सेम लेयर रखते चले जाएं तो हमें जो टाइप मिलता है उसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्यों स्क्वायर नाम दिया, जो स्ट्रक्चर बन रहा है देखो उसी के बेसिस पे नाम दे दिया गया है। स्क्वायर बना इसलिए इसका नाम है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, कितना है, पड़ोसी कितने जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, 4। और अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो ऐसे बोलूंगा, भाई नीचे जो लेयर थी उसी के ऊपर लेयर ऐसे रिपीट हुई है, तो इसको बोलते हैं हम ए टाइप 2 डायमेंशनल में। दूसरा ध्यान से देखो, दूसरा कह रहा है आपके पास पहली लेयर थी ए, ये वाली है ना, ये पहली लेयर आपकी थी ए। दूसरी लेयर आपने सेम उसी के ऊपर नहीं रखा, बल्कि आप नोटिस करना, मैं स्ट्रक्चर यहां दिखा रहा हूं, तुम समझ जाओगे। देखो ये तुम्हारी पहली लेयर थी, ध्यान समझना, है ना, ये कॉन्टैक्ट में ध्यान रखना, ये पहली लेयर थी। दूसरी क्या था, पहले वाले में हमने क्या किया, हमने इसी के ऊपर सेम ऐसे रखना स्टार्ट कर दिया, तो हमने नाम दिया ए। दूसरे वाले में मैं क्या कह रहा हूं, ये पहली लेयर है और हम दूसरी लेयर कहां से रख रहे हैं, पहली लेयर के ग्रुप्स से। इसके जस्ट ऊपर नहीं, देखो यहाँ ग्रुप्स है, ग्रुप्स। दूसरी लेयर यहां से रखना स्टार्ट कर, ये यहां से रखना स्टार्ट कर दो। यहाँ दूसरी लेयर कहां है, उसके ग्रुप्स से स्टार्ट है। अब स्ट्रक्चर में देखो, देखो ये इसका ग्रुप है तो वहां आपने एटम रखा है, ये इसका ग्रुप है वहां आपने एटम रखा है, ये इसका ग्रुप है वहां आपने एटम रखा है। नोटिस किया, मतलब ए वाली लेयर अलग थी, आपने ए कोई उसके ऊपर नहीं रखा, मतलब एक दूसरी लेयर बिछाई। और कैसे दूसरी हुई, आपने कैसे क्लियर किया कि वो एक्चुअली पहली लेयर में जहां ग्रुप्स बन रहे थे वहां से हमने रखना स्टार्ट किया। तो ऑब्वियसली वो पहली की तरह नहीं, वो दूसरी लेयर है, तो इसलिए उसको नाम दिया गया बी। भाई वो दूसरे टाइप की पैकिंग हुई ना, आपने ए लेयर रखा, ए के जस्ट ऊपर रखते तो सेम वही लेयर रिपीट हो जाती, हमने सेम वही नहीं रखा, ए के ग्रुप्स से रखना स्टार्ट किया, तो उसको हमने नाम दिया ए बी। अब देखो जब बी के ग्रुप्स पे रखोगे ना तो वो सेम पहली ए वाली लेयर मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, देखो ए वाली लेयर मिलनी स्टार्ट हो गई। तो इसलिए दूसरा जो है 2 डायमेंशनल पैकिंग, उसको हम नाम देते हैं ए बी टाइप, है ना। और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालें, किसी एक एटम को पकड़ लिया इन्होंने, देखो इस एटम को इन्होंने पकड़ लिया, अब इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में पड़ोसी काउंट करना स्टार्ट किए, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इनको आपस में मिला दिया तो बना क्या प्यारे बच्चों, हेक्सागन। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखो वहां क्या बना था, स्क्वायर। तो 2 डायमेंशनल में पहला वाला कहता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरे वाले को हम नाम देते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, तो हेक्सागन में साफ साफ दिख रहे 6 थे, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। यहाँ जो पैटर्न था वो ए टाइप था, यहाँ पैटर्न कैसा है, ए बी टाइप है। 2 बातें क्लियर हुई। 1 डायमेंशनल करेंगे तो सिर्फ एक ही लेयर बिछनी है और कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। अगर हम 2 डायमेंशनल पैकिंग करने चलेंगे प्यारे बच्चों तो 2 तरीके से कर सकते हैं, ए टाइप, सेम लेयर बिछाते चले जाओ एक के ऊपर एक, या एक लेयर बिछाओ उसके ग्रुप्स में दूसरा बिछाओ, दूसरे के ग्रुप में बिछाओगे फिर वो पहला बन जाएगा, मतलब ए बी टाइप। तो वो पहला वाले में स्ट्रक्चर बना स्क्वायर क्लोज, स्क्वायर, तो उसका नाम रखा गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दूसरे वाले में पड़ोसियों को मिलाने पे जो स्ट्रक्चर बना, नेबर्स को एक दूसरे से अटैच करने पे, तो वो हेक्सागन बना, इसलिए दूसरे वाले का नाम क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। पहले में कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 और दूसरे में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। सिंपल, बस आपको समझते चलना है। अच्छा 1 डायमेंशनल में ये था, 2 डायमेंशनल में ये 2 ऑप्शन बने। अब हमारे 3 डायमेंशनल, भाई जो भी अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो वो सॉलिड होता तो 3 डायमेंशनल ही है, ये तो हम लोग समझते चल रहे थे 1 डायमेंशनल फिर 2 डायमेंशनल। अब आ रहे हैं प्यारे बच्चों 3 डायमेंशनल में, मेरी बात बहुत ध्यान समझना,
क्लोज पैकिंग इन 3D, 3 डायमेंशनल। तो पहला कह रहा है जिसको हम लोग नाम देने जा रहे हैं वो क्या है, SCP में। जो हम लोगों ने 2 डायमेंशनल है ना, उसी के ऊपर तो तीसरी लेयर रखेंगे भाई। तुम्हारे पास लेंथ भी आ गया था, तुम्हारे पास विड्थ भी आ गई थी, अब मैं हाइट रख दूंगा तो 3 डायमेंशनल बन जाएगा। तो हमने उठाया पहला वाला SCP में रखना स्टार्ट किया, SCP में। तो SCP में क्या था, A लेयर थी, उसके ऊपर A लेयर थी, हमने उसके हाइट पे भी A ही लेयर रखना स्टार्ट किया। देखो ना, ध्यान से देखो, A लेयर बिछी भी थी, उसके ऊपर भी A ही लेयर चली। देखो सेम सेम है, देखो जैसा ये है वैसे ही है, वैसे ही है, दिख रहा है। अब देखो यहां से लेंथ, ये तो हाइट की बात अगर मैं करूं, है ना, अब इसमें भी देखो सेम लेयर आपस में घूम रहा है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या था, ए टाइप तो था ही वो भाई, 2 डायमेंशनल तो था ही, लेंथ भी थी उसमें, विड्थ भी थी। हमने सेम वही बना हुआ उसके ऊपर लाके रखना स्टार्ट किया, सेम ऐसे ही बनाएगा और रख दिया, फिर एक और रख दिया। मतलब हम SCP में क्या कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल में सेम लेयर पुट कर रहे हैं बच्चा। जो एक लेयर नीचे बनी थी लेंथ एंड विड्थ वाली, सेम लेयर हम पुट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखते चले जा रहे हैं। तो जो हमें बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। सब लेयर ए टाइप ही है, बस अंतर क्या हो गया, अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 भाई। तीसरा डायमेंशन भी आ गया ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6। तो मेरी बात ध्यान समझो, देखो मैंने क्या बोला, थोड़ा इमेजिन करना है। अगर आप इमेजिन कर पा रहे तो वेल डन, नहीं कर पा रहे तो 2 छोटी लाइनें जो आपको अपने दिमाग में रख लेनी है। 1 डायमेंशनल में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 था, 2 डायमेंशन में 2 टाइप थे, SCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP दूसरा वाला था, और पहला क्या था, SCP स्क्वायर क्लोज पैकिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर SCP में 4 था और HCP में 6 था। वहां लेयर AA थी, यहां थी AB। अब मैं A था, उसमें मैं एक और A जोड़ रहा हूं, तीसरा 3 डायमेंशनल रख दे रहा हूं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ के कितना हो गया, 6। और अब यही काम हम लोग कहां करने जा रहे हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में करने जा रहे हैं। अब उसमें ध्यान से देखना, वही हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो कह रहा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में प्यारे बच्चों, HCP में जब आप तीसरी लेयर रखने जाते हो, है ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, उसमें 2 ऑप्शन है। अच्छा, मैं तुमको उसी स्ट्रक्चर में ही दिखाने जाता हूं, आप शायद मेरी बात को ज्यादा बेटर समझ पाए, ठीक है। चलो मेरी बात समझना, ये तुम्हारे सामने हेक्सागोनल क्लोज पैक था स्ट्रक्चर। ये तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर कैसा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाला स्ट्रक्चर है। मैं थोड़ी सी इसमें आपको कुछ चीजें अपडेट करना चाहता हूं, आप मेरी बात सुनेंगे, आप फटाफट समझ भी जाएंगे। ध्यान से सुनेगा मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, क्यों इसमें 2 ऑप्शन आपको मिले, ठीक है। देखिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों, मुझे बहुत ध्यान से सुनेगा, आपको तुरंत समझाता हूं। आपको लग रहा होगा ये क्या चल रहा है, लेकिन मैं आपको तुरंत समझा दूंगा, इतना विश्वास है कि आप तुरंत समझ भी जाओगे। अब मेरी बात सुनना, देखो तुम्हें लगेगा हाँ तुरंत समझ में आ गया सर। ये था आपका 2 डायमेंशनल, A था, B था। अब मैं इस पे तीसरी लेयर रखने जा रहा हूं, C। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, ध्यान से देखो, मेरे पास रखने के लिए आइटम 2 ऑप्शन है। या तो मैं उन ग्रुप्स को ढकने जाऊं जिनका जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। देखो मैं यहां आइटम रखने जाऊं, या तो ऐसे ऐसे रखना जाऊं, जो डाउनवर्ड वाले हैं। देखो ये आपस में कांटेक्ट में रहेंगे ना, सिमिलर साइज के होते तो ये आपस में कांटेक्ट में रहेंगे, टच में रहेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। या तो मैं ऐसे आइटम रखने चला जाऊं, है ना, नीचे वाले ग्रुप्स को करने जाऊं, या तो अब तो A था, B था, और मैं इसको कवर करने जाऊंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें कौन सी लेयर मिलने लगेगी, ध्यान से देखो बेटा, एक बार सोच के देख, हमें कौन सी लेयर मिल रही है, हम कैसे कैसे लेयरिंग करने जा रहे हैं। मतलब आप सोचो कि मेरे पास AB वाला पैटर्न था 2 डायमेंशनल में, अब मैं तीसरी लेयर रखने जा रहा हूं तो मैं क्या रखूंगा। इसमें 2 ऑप्शन है, या तो ये AB ही रिपीट होने लगेगा, या ये ABC रिपीट होने लगेगा। और ये तीसरी लेयर क्यों पुट हुई, ये 2 ऑप्शन मेरे पास क्यों आ रहे हैं, तो मैं दिखा रहा हूं तुम्हें 2 ऑप्शन क्यों आए। अब सोचो ना, 2 ग्रुप्स तुम्हें दिख रहे हैं, एक डाउनवर्ड वाले ग्रुप्स दिख रहे हैं, एक अपवर्ड वाले। तुम ऐसा कोई आइटम नहीं रख सकते जो दोनों को कवर कर ले। भाई इतना बड़ा आइटम तो नहीं रखना, आइटम तो सेम साइज के ही है, जैसे यहां पे रखे हैं वैसे तुम रखोगे आइटम। तो ऐसा कोई आइटम नहीं है जो दोनों ग्रुप्स को एक साथ ढक सके, है ना। तो या तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं एक को कवर करने जाऊं, है ना, या मेरे पास ऑप्शन है मैं दूसरे वाले को कवर करने जाऊं। लेकिन आप इसी में दिमाग लगाना, मेरी बात समझना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो जब ये तीसरी लेयर तुम पुट कर दोगे तो खुद सोच के देखो कि जब इनको आपस में रखोगे, इसके ऊपर एटम यहां भी ऐसे रखे रहेंगे, सब कांटेक्ट में रहेंगे मेरे भाई, तो इनके बीच में भी तो ग्रुप्स बन जाएंगे। तो अब मैं जो लेयर रखने जा रहा हूं, अब या तो मैं इसके ग्रुप्स को कवर करने आऊं, या तो मेरे पास एक पहले से ग्रुप्स बचा हुआ उसको कवर करने के लिए आऊं। इसीलिए मैं कह रहा हूं HCP में 2 तरीके के पैटर्न बन जाते हैं, एक AB बन जाता है और एक ABC बन जाता है ना। आप एक बार सोचो, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके ध्यान से समझना कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो आपको लगेगा हाँ सर तो सच बोल रहे हैं यार, 2 ग्रुप्स दिख रहे हैं, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले, एक अपवर्ड वाले।
सर एक बार में एक ही को कवर करने जा सकते हैं। मान लो सर ने तीसरी लेयर किसको बिछाने के लिए स्टार्ट की, डाउनवर्ड वाले को, तो जब इसको सबको ढक दोगे तो एक तो अपवर्ड वाले ग्रुप्स बचे हैं वो, दूसरे इनको जब तुम बिछाओगे एटम, भाई ये भी स्फेरिकल, तो इनको रखोगे पड़ोस पड़ोस में, तो इनकी वजह से भी तो ग्रुप्स डेवलप होगा, है ना। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन हो गए ना, या तो मैं बचे हुए जो ग्रुप्स हैं अपवर्ड वाले उनको कवर करने जाऊं, या जो इसको रखने की वजह से हुआ उनको रखने जाऊं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं HCP में दो तरीके की पैकिंग हमके पढ़ने को मिलती है, एक AB टाइप की और एक ABC टाइप की। तो बस आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि जो AB टाइप होता है बच्चा, उसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। AB टाइप होता है, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12 3 डायमेंशनल में, 2 डायमेंशनल में कितना था 6। वैसे SCP में 2 डायमेंशनल में कितना था 4, और 3 डायमेंशनल में हमने जस्ट इसके पहले जो पढ़ा उसमें कितना हो गया था 6, ध्यान रखना। तो हेक्सागोनल में दो ऑप्शन है, AB टाइप उसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होता है, और ABC टाइप उसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि जो जिसमें AB टाइप का है उसको नाम HCP ही रखते हैं, उसमें भी था 2 डायमेंशनल में भाई उसका नाम HCP ही था तो उसी नाम से बुलाते हैं। लेकिन जो ABC टाइप हो जाता है हम उसको नाम CCP देते हैं। HCP का नाम आपको अच्छे से पता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है ABC वाला, उसको बोलते हैं CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या ये किससे मिलता जुलता है FCC से, फेस सेंटर्ड सेल टाइप का होता है। तो हमें मेन पॉइंट क्या समझना है मेरे लाल, एक बार में मेरी बात समझ लो तुम्हें ये जो स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन किया गया है इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तुम्हें लग रहा है ये स्कूल में बनाने के लिए आता होगा, नहीं, ये सब कुछ नहीं आता। आपको सिर्फ 3 बातें समझनी है। पहला क्या, 1 डायमेंशनल में अगर हम पैकिंग करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 2 डायमेंशनल में करते हैं तो दो ऑप्शन है सर, एक HCP कहलाता है, एक HCP कहलाता है। ये जो बन रहा है इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। जो 3 डायमेंशनल में पैकिंग होती है सर वो दो तरीके की होती है। SCC में अगर हम कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 डायमेंशनल में हो जाता है 6, रिपीटिंग यूनिट क्या है AAA टाइप की है। अगर हम HCP में करते हैं तो दो ऑप्शन है सर, है ना, या तो वो AB टाइप हो जाएगा जिसको हम HCP ही बुलाएंगे, और या वो ABC टाइप का हो जाएगा तो हम उसको क्या नाम से बुलाते हैं बच्चा, अगर वो ABC टाइप का हो जाएगा तो हम उसको किस नाम से बुलाते हैं, ABC टाइप का हो जाएगा तो उसको हम नाम से बुलाते हैं CCP, है ना, या FCC नाम से। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही है। बस आपको सिर्फ इतनी ही बातें अपने जहन में रखनी है कि क्लोज पैकिंग 3 तरीके से हुआ, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। आपको पैटर्न समझ लेने हैं, AB टाइप है, ABC टाइप है, AA टाइप है, क्या है, और उनके कोऑर्डिनेशन नंबर। बस, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे थ्योरेटिकल हो, चाहे बोर्ड एग्जाम के लिए बोल रहे हो, चाहे नीट हो, जेईई के लिए, क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले होते बस कि रिपीटिंग यूनिट्स क्या है एंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा सा बैक करके एक बार फिर से देख लेना, एकदम दिमाग में स्कैन हो जाएगी। ठीक है, और बाकी यार वो दिमाग तो तुम लोग हो ही बचपन से, क्या टेंशन लेते रहते हो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया क्लोज पैकिंग वाली बात। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वॉइड्स। तो दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि सर वॉइड्स होता क्या है। तो वॉइड्स का मतलब होता है बेटा, वॉइड्स का मतलब होता है खाली जगह, एम्प्टी स्पेस। खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स। जैसे आप बोलते नहीं हो, जब हम एटम को पास पास रखेंगे तो थोड़ी देर पहले वॉइड्स आपने नहीं देखे थे, तो ये बीच में जो जगह बच रही है देखो, ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये वाली जगह, इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, वॉइड्स बोलते हैं बच्चा। इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, वॉइड्स। ठीक, अब ये जो वॉइड्स आपको पढ़ने हैं, ऑब्वियसली सॉलिड 3 डायमेंशनल होता है, तुम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में ही पढ़ेंगे। वो 2 तरीके के वॉइड्स हैं प्यारे बच्चों, 2 तरीके के वॉइड्स के बारे में हमें बात करनी है। कौन कौन से, देखो सिंपल सा है, पहले हमें समझना है टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में जो वॉइड्स जनरेट होगा उसको बोलेंगे टेट्राहाइड्रल वॉइड्स, और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स में जो जनरेट होगा वॉइड्स, ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर में जो जनरेट होगा वॉइड्स उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स। तो अब दिमाग तो यही कह रहा है पहले हमें टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स बनता कैसे है, अगर ये समझ में आ जाए तो काम हो जाए। तो मैं आपको समझाता हूं, अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, बहुत गौर से, तुरंत समझ जाओगे। हमने क्या बोला, आप एटम ऐसे लो, 3 एटम लो, 1 2 सिमिलर साइज के, है ना, मेरे बनाने मत जाना, 3 सिमिलर साइज के, या मैं ऐसे कर देता हूं, बना हुआ है तो आपको उसी समझा देता हूं। देखो उन्होंने 3 एटम्स लिए, ये 1, ये 2, ये 3, है ना, 3 एटम उन्होंने उठा लिए, 1 2 3। अब इन तीनों को जब पड़ोस पड़ोस में रखा गया होगा तो बीच में एक वाइट जनरेट हुआ होगा, है ना, एक जगह आपको दिख रही होगी, उसको कवर करने के लिए हमने चौथा आइटम उसके ऊपर ऐसे रख दिया, 4।
लेकिन आप नोटिस करोगे तो आपको लगेगा अभी भी उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होगा जहां पे कोई छोटा सा आइटम जाके सेट हो सकता है। भाई आप खुद सोचो ना, दिमाग में इमेज बनाओ, आपके पास 4 वो बॉल नहीं आते येलो कलर वाले, हल्के हल्के वाले, हंसी वाले सिंबल वाले, आप ऐसे 4 बॉल आपको आपके सामने रखे हैं, मान लीजिए 1, जैसे ऑर्डर में ऐसे 1 2 3, और उसके ऊपर आपने एक चौथी बॉल रखी 4, तब भी आपको लग रहा होगा ना बीच में थोड़ा सा स्पेस होगा सर। आप चारों को कैसे भी रख दो, बीच में थोड़ा सा स्पेस होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर कहलाता है वो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है। ऐसे टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनता है बच्चा, और उसमें जो वाइट्स है वही छोटा सा वाइट जो बीच में बना है उसी को हमने क्या बोला है, टेट्राहाइड्रल वाइट्स। वैसे ही ऑक्टाहाइड्रल कैसे बनता है, तो जो नीचे वाली लेयर है ये 1 2 और 3 वाली, वैसे ही इसके ऊपर एक और लेयर रख दो उल्टा करके, जैसे नीचे कैसे रखा गया था ऐसे 1 2 3, है ना। अब इसके ऊपर रखो कैसे, ऊपर 2 रखना और नीचे ऐसे 3, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा देखो ऑक्टाहाइड्रल, नीचे देखो 1 2 3 ऐसे रखा है, और ऊपर फिर ऐसे लेयर रखो बस अपोजिट करके 1 2 3। तो इनको जब आपस में रख दोगे तब भी बीच में एक जगह बच जाएगी जहां आप छोटा सा बॉल, या आप उसमें निडल आप चेक कर सकते हो, उसमें खाली जगह है, चेक कर सकते हो। मतलब अगर मैं आपको यहीं पे बना के दिखाता इस पे, तो आपको दिखता कि उसमें जगह है। तो उस ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर में जो वाइट्स बना उसको हमने क्या बोला, ऑक्टाहाइड्रल वाइट्स। 2 तरीके के वाइट्स होते हैं बच्चा, टेट्राहाइड्रल वाइट्स जो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में बन जाए, ऑक्टाहाइड्रल वाइट्स जो ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर में बन जाए, है ना। कोई आपसे बोले ट्रायंगुलर वाइट्स, तो अपने आप समझ लेना कि वो ट्रायंगल में वाइट्स बना, उसको बोल रहे हैं ट्रायंगुलर वाइट्स। वाइट्स का नाम जिसमें बन रहा है जिस स्ट्रक्चर में, उसी से रिलेटेड नाम उसको बोला जाता है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ठीक है सर क्या ये बनाने के लिए आता है, हमने कहा हाँ बनाने के लिए भी आ सकता है, स्कूल एग्जाम में बना लेना, नॉट अ बिग डील, आसान है आपके लिए। मेन कहानी क्या है मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूं। कहता है कि अगर किसी यूनिट सेल में n नंबर ऑफ एटम्स होंगे, किसी यूनिट सेल में n नंबर ऑफ एटम्स होंगे, जैसे मैंने बोला SCC में कितने एटम होते हैं 1, तो कहता है अगर किसी यूनिट सेल में इफ n इज द नंबर ऑफ एटम इन CCP और HCP, 3 डायमेंशनल है तो मैं इसीलिए HCP या CCP में आ रहा हूं, तो उसमें जो ऑक्टाहाइड्रल वाइट्स जनरेट होगा वो n ही होगा, और जो टेट्राहाइड्रल वाइट्स उसमें बनेंगे वो कितने होंगे, वो कितने होंगे 2 होंगे बच्चे। आपको लग रहा होगा ये सर ने क्या बोल दिया, मैं फिर से बोल रहा हूं। मैंने मान लो आपसे कहा कि यार मेरे पास FCC स्ट्रक्चर है, उसमें कितने ऑक्टाहाइड्रल वाइट्स होंगे और कितने टेट्रा, तो FCC में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, थोड़ी देर पहले ही हमने लोगों ने सीखा है कि SCC में 1 होता है, BCC में 2 होता है, FCC में कितने होते हैं 4, मतलब FCC में नंबर ऑफ एटम कितने हो गए 4। तो अभी हम लोगों ने बात क्या पढ़ी कि जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उतना ही होगा ऑक्टाहाइड्रल वाइट्स, मतलब उसमें ऑक्टाहाइड्रल वाइट्स कितने होंगे 4, और टेट्राहाइड्रल वाइट्स कितने होंगे उसका डबल 2n मतलब 8, और टोटल वाइट्स कितने होंगे 8 और 4 12। बस यही सेम क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है। आपको कोई पर्टिकुलर बता देगा कि किस टाइप का है वो यूनिट सेल, और आपसे कहेगा इसमें कितने टेट्राहाइड्रल वाइट्स हैं, कितने ऑक्टाहाइड्रल वाइट्स हैं, या टोटल वाइट्स कितने हैं ऐसे पूछ लेगा। या कभी कभी कहता है कि इतने मोल्स हैं, तो मोल्स से तुम एटम में चेंज कर सकते हो। आपको पता है 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। अब वो जितना तुमसे मोल बोले 0.1 बोल दे, 0.2 बोल दे, 0.5 बोल दे, तो तुम्हें एटम मिल जाएगा, और जितना एटम उतना ऑक्टाहाइड्रल वाइट्स और उसका डबल टेट्राहाइड्रल वाइट्स। आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो, मैं आगे आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, आप डोंट वरी ना। तो आपको बड़ा सिंपल देखो पूछेगा क्या, ऑक्टाहाइड्रल वाइट्स टेट्राहाइड्रल वाइट्स होते क्या है बोर्ड एग्जाम में, तो यार बड़ा सिंपल है, आप फट से बना के दिखा सकते हो कि सर देखिए ये बना, इसमें वाइट जो जनरेट हुआ है उसी को ऑक्टा एंड उसी को टेट्राहाइड्रल वाइट्स बोलते हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे कि किसी भी यूनिट सेल में किसी भी जितना एटम्स होगा उतने ही उसमें होते हैं ऑक्टाहाइड्रल वाइट्स, और उसका डबल क्या होता है टेट्राहाइड्रल वाइट्स। उसका डबल क्या होता है प्यारे बच्चों, टेट्राहाइड्रल वाइट्स। क्लियर। आपने बोला ठीक है सर हमें नंबर ऑफ एटम भी आपने निकालना सिखा दिया, हमको आपने पैकिंग वाला आइडिया भी दे दिया, आसानी से हम लोगों ने समझ लिया। फिर आपने अभी हम लोगों को वाइट्स के बारे में बताया, तो हमें ये भी क्लियर हो गया कि हाँ आप क्या बोलना चाह रहे हैं। हमें 2 तरीके के वाइट्स के बारे में समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या पूछता है बोर्ड में आपने उसके बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन किया, कैसे न्यूमेरिकल इससे बनते हैं वो भी आपने हमें समझा दिया। ठीक है, अंदर से थैंक यू बोलने का मन कर रहा होगा, और कोई बात नहीं मत बोलना, है ना, पढ़ो मन लगा पढ़ो, बस नाम रोशन करने की जरूरत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान सुनना। तो अब अगली बात क्या करने वाले हैं सर, अब हम लोग अगली बात पढ़ने वाले हैं जो हम लोगों ने अभी डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल पढ़े हैं प्यारे बच्चों, उसी में रिलेशन ए और आर और डी। तो पहले ये समस्या दिमाग में आई हुई, ए क्या है तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ए मतलब एज लेंथ। हम लोगों ने टेबल अपडेट किया था क्रिस्टल सिस्टम में ए बी और सी से। चूंकि हम पढ़ रहे हैं क्यूब, और क्यूब में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, इसीलिए मैं एज लेंथ को सिर्फ ए ही से रिप्रेजेंट कर लूंगा। क्यूब है इसमें सब बराबर ही होते हैं,
आर क्या है, आर है रेडियस ऑफ एटम। आप जो एटम बार बार दे रहे हो ना स्फेरिकल, उसका रेडियस है, रेडियस ऑफ एटम। और डी क्या है आप जानते ही हो, रेडियस का डबल, क्या बोलते हैं उसको, डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो हम रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं एससीसी में, बीसीसी में, एफसीसी में, किसके बीच में बेटा रिलेशन, ए और आर के बीच में। और ए और आर के बीच में पता चल गया तो अपने आप डी निकल ही जाएगा भाई, आर का डबल ही होता है, वो डी हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो चलो मेरी बात बहुत ध्यान सुनो, तुरंत समझा दूंगा, डोंट वरी मेरे भाई, डोंट वरी। बस एक घूंट पानी पियो और आ जाओ मेरे काम पे। देखो ध्यान समझो, लिखा क्या है आपने पीपीटी में, क्या एससीसी में रिलेशन क्या होता है, आर इक्वल टू ए बाई टू, बीसीसी में होता है आर इक्वल टू ए टू अपॉन टू। तो ये याद नहीं करना है यार, मेरे तुम्हें याद करना पड़ेगा, तो फिर फायदा क्या। अब मेरी बात ध्यान सुनो, फिर अब नहीं याद करना पड़ेगा तो क्या करना है वो भी समझा देता हूं तुम्हें। 1 मिनट लगेगा, मेरी बात सुन लो, मैं आपको एक पेज उठाता हूं, आपको समझा देता हूं, ध्यान सुनना मेरी बात। ठीक है, चलो समझाता हूं। ये देखो, मैंने कहा मैं सबसे पहले एससीसी बना रहा हूं। एससीसी मतलब, एससीसी मतलब आपने बोला सर अब तो एकदम अपडेट हो गया, रट गया हम लोगों को एससीसी का मतलब। एससीसी का मतलब होता है सर एटम सिर्फ कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर पे। एटम बच्चा सिर्फ कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर पे। और मैंने क्या बोला, एटम ऐसा नहीं जैसे हम लोग स्ट्रक्चर में दिखाते हैं कि यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, ऐसे नहीं होते। सॉलिड में एटम इतने पास होंगे ना कि बीच में कोई जगह भी ना हो। तो अगर मैं इन्हीं चार, यहाँ पे जो एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे और यहाँ पे जो एटम प्रेजेंट है, अगर मैं उसको एक पास में दिखाऊं तो वो कुछ ऐसे अरेंज होंगे, जो ऊपर का इलाका है वो कुछ ऐसा होगा, ऐसे चारों एटम अरेंज होंगे एक दूसरे से पास पास, इतना जगह थोड़ा ना होगा बीच में, सॉलिड है ना, वो तो एज क्लोज एज पॉसिबल होते हैं। तो आप नोटिस करो, यहां से यहां तक की जो लेंथ होती है हमने पढ़ा उसको बोलते हैं ए, मतलब ये पूरी लेंथ क्या हो गई, ए। प्यारे बच्चों ये पूरी लेंथ क्या हो गई, एक सेकेंड थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए दूसरा कलर उठा लेता हूं। ये पूरी लेंथ आपकी कहलाई ए, और इसमें कितने आर हैं, थोड़ा ध्यान से देखो, एक ये स्फीयर उसका ये एक आर, और ये वाला स्फीयर उसका ये एक आर। तो आपने नोटिस किया ए इक्वल टू 2r, किसके बीच में ये डाटा आपको रिलेशन मिला, ए और आर के बीच में, एससीसी में। एससीसी में आपको रिलेशन क्या मिला, ए इक्वल टू 2r, और 2r मतलब होता है डी। तो यार तुम डी में अपने आप चेंज कर सकते हो डायमीटर में, या आप कह सकते हो ए इक्वल टू डी, है ना, मैं बार बार चेंज नहीं करूंगा, आप समझ जाओगे अपने आप कि यार आर का डबल ही तो करना है, अपने आप डायमीटर हो जाएगा। अब बात मैं करता हूं बीसीसी में, मेरी बात ध्यान सुनना। बीसीसी में आपने बोला एटम कहां का प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर के साथ साथ, और कहां होगा, बॉडी सेंटर पे, ये बॉडी सेंटर पे। अब मैं आपको जो कंपेरिजन कर रहा हूं ध्यान सुनना, ये वाला एटम, ये वाला आइटम और ये वाला आइटम, ये तो एक दूसरे के पास कांटेक्ट में होंगे ना, सॉलिड है, मेरे इतना जगह थोड़ा ना होगा। तो अगर मैं इन तीनों को कांटेक्ट में ले आऊं, ध्यान से देखना, तो मैं ऐसे बना दे रहा हूं, ये है ना, मैं इनको एक साथ पड़ोस में ले आया। मैं आपको बता रहा हूं कि सॉलिड में होंगे तो एक दूसरे से टच में होंगे, टच में होंगे। तो मैं इससे सेंटर से इस सेंटर के बीच के डिस्टेंस को मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनना। यहां से यहां तक के डिस्टेंस, प्यारे बच्चों, तो पहले ये सोचो इस डिस्टेंस को बोल के क्या है, तो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, अरे सर इसको तो बोलते हैं एज डायगोनल। क्या बोलते हैं, एज डायगोनल बोलते हैं सर। तो चलो मैं एज डायगोनल के बारे में थोड़ी बात करता हूं। अब ध्यान से देखो, हम बात कर रहे हैं क्यूब की, तो इसको हम अगर मान लें ये क्या है, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, समझ नहीं पा रहे हो, अभी दिमाग चल नहीं रहा आपका, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, कम ऑन बच्चा। मैं इसको यहां से ऐसे मिला देता हूं, तो आपको लगेगा सर ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और इसके सामने ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनस। मुझे इसी की लेंथ निकालनी है, तो मैं आपको थोड़ी दो बातें समझा रहा हूं, मेरी बात ध्यान सुनना, ठीक है। चलो अभी आपको समझा ही देता हूं, तीनों बातें निकालना सीख जाओगे आप, तुम्हें रटना नहीं है मेरे लाल, एक बार में समझ जाओगे यार, बस मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है ना। रटते तो वो हैं जो समझ नहीं पाते, आप समझ जाओगे ना। अच्छा भले भाई ये बताओ, यहाँ आइटम रखा हुआ है, 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 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं। तो आपने बोला अरे सर हमें पता है ये फेज डायगोनल, इसको हम लोगों ने पढ़ा, आपने बताया तो था, ये क्या है फेज डायगोनल। तो अगर ये फेज डायगोनल की लेंथ क्या होगी, हम लोग वो निकालने जा रहे हैं। फिर बात ध्यान सुनना, फेज डायगोनल की लेंथ क्या होगी, हम लोग वो निकालने जा रहे हैं। चलो निकालते हैं। ये क्या है,
ए, ये क्या है क्यूब है सर, इसमें सब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता, मतलब ये भी ए है। ये एंगल कितना है 90। हाय हाय पाइथागोरस लगाते ही तुम्हें दिख गया होगा, है ना। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, इसकी लेंथ क्या होगी, अगर ये ए है ये ए है तो ये क्या होगा भाई, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना। अगर मैं इसको बोलूं कि जो फेस डायगोनल है उसका जो स्क्वायर होगा वो किसके स्क्वायर के इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 2a स्क्वायर इक्वल टू फेस डायगोनल का स्क्वायर, या सिर्फ फेस डायगोनल इक्वल टू, तो ये 2 स्क्वायर कहां हो जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा, तो वहां से a बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर रह जाएगा 2। मतलब ये जो लेंथ होगी फेस डायगोनल की लेंथ वो क्या हो जाएगी, a√2। यहां से पकड़ो, हमको पता है फेस डायगोनल क्या होता है, हमें पता है वो कितने नंबर में होते हैं। अब हमें ये भी पता चल गया कि फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है प्यारे बच्चों, ठीक। और अगर तुम्हें फेस डायगोनल की लेंथ पता है और अब मुझे एज डायगोनल की लेंथ पता करनी है, इसकी लेंथ एज डायगोनल की, तब तो काम आसान हो गया। अब ये हो गया तुम्हारा बेस, ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये हो गया तुम्हारा हाइपोटेनस, ये एंगल कितना 90। तो अब एज डायगोनल का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, देखो एज डायगोनल का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, इसके स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर तो होता है 2a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये क्या है एज है, एज एज मतलब ए का स्क्वायर, तो एज डायगोनल का स्क्वायर क्या आया 3a स्क्वायर, तो सिर्फ एज डायगोनल कितना आया a√3। आपने क्या नोटिस किया कि सर अभी जो आप हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे BCC में रिलेशन a और r के बीच में क्या है, तो सर ये तीनों जो एटम है वो एकदम क्लोज आ गए थे, तो ये जो पूरी डिस्टेंस है जिसको हम एज डायगोनल से नाम से बोलते हैं, हमें ये पता चल गया इसकी डिस्टेंस क्या होती है a√3। ये अभी आपने रटना नहीं निकालना सिखाया, अभी आपने हमको निकालना सिखाया। फिर से चाहो तो देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको फेस डायगोनल की लेंथ और एज डायगोनल की लेंथ दोनों निकालना सिखा दिया। ये फेस डायगोनल है तो वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 90 है, तो हाइपोटेनस वो लगा दिया हाइपोटेनस की लेंथ, पाइथागोरस थ्योरम। और वैसे जब इसके बारे में बात की तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके एज डायगोनल की लेंथ निकाली बच्चे। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है a√3, और कितने आर के इक्वल है, ध्यान से देखो, एक आर यहाँ है, यहाँ पे इधर भी आर है, इधर भी 2 आर यहाँ पे हैं और एक आर यहाँ पे, टोटल कितने आर हो गए 4 आर। तो आपको रिलेशन क्या मिला ए और आर के बीच में, BCC में a√3 इक्वल टू 4 आर, या आप कह सकते हो a इक्वल टू 4r/√3। ठीक, सिंपल सी बात है। SCC में रिलेशन क्या आया था, a इक्वल टू 2r, बड़ा सिंपल था, आपने बस ऊपर बनाया, आपने साफ साफ किया। BCC में क्या हुआ, हमने कॉर्नर के साथ साथ एटम कहाँ थे, बॉडी सेंटर पे भी थे, तो हमने क्या किया प्यारे बच्चों, ऐसे बॉडी सेंटर पे रखा और हम समझ गए थे कि एटम इतने दूर दूर तो होते नहीं सॉलिड में, पास में होंगे, तो हमने क्या किया, इनको एज पास बना के चेक किया, तो पता चला इसकी लेंथ एज डायगोनल की लेंथ होती है a√3, निकालना सीखा, और कितने आर के बराबर है 4 आर। अब वैसे ही आते फेस डायगोनल में, तो आप समझ गए होंगे फेस में क्या होता है, FCC में फेस सेंटर साइड में रिलेशन निकालना है ए और आर के बीच में, तो क्या आएगा सोच के देखो, अब वहां एटम यहाँ होंगे और फेस के सेंटर पे होंगे, फेस सेंटर पे होंगे मतलब अब ये 3, इसकी लेंथ को क्या बोलते हैं, अभी सीखा है आपने, फेस डायगोनल, और ये लेंथ किसके इक्वल होती है a√2, तो उसमें भी 3 एटम आपस में आएंगे पास पास, तो 3 एटम ऐसे ही वहां भी आएंगे, तो उनकी डिस्टेंस क्या होगी 4 आर, और वो लेंथ कितने के इक्वल होगी a√2। तो आपने नोटिस किया कि FCC में जो रिलेशन निकल के आया वो आया a√2 इक्वल टू 4 आर, या a इक्वल टू 4r/√2। ठीक, कोई दिक्कत यार बच्चों, कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी, है ना, आप तुरंत समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना था, बस हाँ आपको ए और आर के बीच में रिलेशन निकालते समय 2 बातें पता होनी चाहिए थी, फेस डायगोनल की लेंथ क्या होती है मैंने आपको निकाल के दिखाया, एज डायगोनल की लेंथ क्या होती है वो निकाल के दिखाया, फिर आपको अपने आप समझ आ गया BCC में ये रिलेशन 4 आर, 3 एटम ऐसे हैं तो 4 आर इक्वल टू a√3 हो गया, और FCC में 4 आर इक्वल टू a√2 हो गया, अपने आप आपको ए और आर के बीच में रिलेशन पता चल गया। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चों, अब आपके सामने लिखा है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो फटाक से। सिंपल में रिलेशन क्या होता है, r इक्वल टू a/2, अभी हम लोगों ने पढ़ा था a इक्वल टू 2r। FCC में क्या होता है, a इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा था FCC में क्या होता है, अभी तो जस्ट पढ़ा था, निकाला था हम लोगों ने, वहां आया था कि 4r इक्वल टू a√2, तो a इक्वल टू, या आप r इक्वल टू निकालो इन्हीं के हिसाब से, r इक्वल टू a√2/4, है ना, या उसी को हमने कट कर दिया तो ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, 4 को हमने क्या लिखा 2 × 2, और 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, तो एक √2 कट जाएगा, तो ये बच जाएगा, इतना समझदार हो आप यार, तो ये √2/4 को हम लिख सकते हैं क्या
ए 2√2, है ना, एक 2 रूट ऊपर से ऊपर कट गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। और बीसीसी में रिलेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 4r इक्वल टू a√3 या r इक्वल टू a√3/4। तो तुम्हें रटना नहीं पड़ा मेरे प्यारे बच्चों, आप बात को ऐसे ही समझ गए। सिर्फ 2-3 बातें हम लोगों ने एक्स्ट्रा समझी, उसके बाद आपको रिलेशन बिटवीन ए और आर अपने आप निकालना आ गया, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, है ना। आपके क्यूब के कंपोनेंट्स के बारे में पता ही था, फेज डायगोनल एज डायगोनल जानते ही क्या थे, बस हमने उनकी थोड़ी सी पाइथागोरस थ्योरम लगा के डिस्टेंस निकाल ली, उसके बाद फटफट आर के साथ उनका रिलेशन निकाल लिया, ठीक है। पक्का आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, मुझे पूरा विश्वास है अपने ऊपर, साथ साथ आपके ऊपर भी, ठीक है। क्लियर हो यहां तक, ठीक है। तो ये आज हमने बात किया कि यूनिट सेल्स के नंबर ऑफ आइटम निकालने सीखे, और क्या सीखा हमने क्लोज पैकिंग सीखा, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। हम लोगों ने वॉइड्स के बारे में जानना सीखा, टेट्राहाइडल, ऑक्टाहाइडल वॉइड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, पर्टिकुलर एटम्स के लिए कितने टेट्राहाइडल कितने ऑक्टाहाइडल वॉइड्स होते हैं उनके बारे में जानना सीखा। फिर हम लोगों ने एससीसी, बीसीसी और एफसीसी में ए और आर के बीच में रिलेशन निकालना सीखा। कभी कोई पूछ दे, न्यूमेरिकल स्कूल में आता है कि निकालो, तो जैसे मैंने निकाला वैसे आप निकाल के दिखा देना, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना, उसकी लेंथ निकाल लेना, फिर वैल्यू ए और आर की पुट करके बता देना कितना आया रिलेशन ए और आर के बीच में, ठीक है। अब हमें आगे क्या बात करनी है इसमें, अब हमें पैकिंग इफिशियंसी इन्हीं तीनों यूनिट सेल में निकालनी है, पैकिंग इफिशियंसी निकालनी है, मतलब कितना पैक्ड है, पैक्ड एरिया कितना है, पैकिंग फ्रैक्शन। फिर हमें निकालना कितना खाली है, तो जो 100 में से पैक्ड वाला माइनस कर देंगे, खाली वाला निकल जाएगा, वॉइड फ्रैक्शन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर हम जानते ही हैं, वो भी एक बार पढ़ लेंगे। और जब ये तीनों सबकी बातें अलग अलग पढ़ लेंगे, तो मैं एक साथ एक टेबल में आपको ये सारी बातें एससीसी, बीसीसी और एफसीसी के लिए रिवाइज करा दूंगा, मतलब आपका काम एक साथ आसान हो जाए। तो चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुदा हाफिज, सब्बा खैर, जय श्री राधे, टेक केयर बच्चों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।